हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम हमारे उन वीर शहीदों को जिन्होंने सीमा पर लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी, मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मित्रों, किसी ने कहा है कि भारत एक अमीर देश है लेकिन इसके निवासी निर्धन हैं। भारत एक इंडिया इज अ रिच कंट्री बट इट्स इनहेबिटेंट्स आर पुअर। क्या वजह है, किस आधार पर हमारा देश अमीर है? जहाँ तक संसाधनों का सवाल है, रिसोर्सेज का सवाल है, तो भारत एक अमीर राष्ट्र है। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, मानवीय ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय संसाधन अपरिमित मात्रा में है। हम देखते हैं कि हमारे जो बहुमूल्य संसाधन हैं उनको हम एक तरह से कबाड़ के रेट में उन्हीं का हम जो है विदेशों में निर्यात करते हैं। चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल का आयात करते हैं और उनसे, जैसे हम अगर जापान का उदाहरण लें तो जापान हमारे लोहे से बड़े बड़े शिप का निर्माण करता है और बाद में उन्हें हमारे ही देश में निर्यात करके सेल कर देता है। ऑस्ट्रेलिया हमारे लोहे का बहुत बड़ा आयातक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भारत का चीन के साथ जो कारोबार है वो निर्यात के 4 गुना से ज़्यादा हम आयात करते हैं और चीन का कई क्षेत्रों में आधे से ज़्यादा कब्जा है। मित्रों, ये विचारणीय प्रश्न है। कहते हैं कि जो बढ़ी हुई आबादी है वो किसी भी देश के लिए बुरी नहीं होती है अगर हम उस आबादी को गुणात्मक संसाधन के रूप में तब्दील कर दें। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है, ये हमें बहुत पहले से कार्य करना चाहिए था। सही मायने में अगर हम अपनी आबादी को गुणात्मक रूप दे सकें, उनको उन तमाम मुद्दों से हटाकर जो राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो नवयुवक है, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि विश्व में सबसे अधिक जो युवा आबादी है वो हमारे पास है। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम उस आबादी को बाबू बनाने वाली नौकरी की जगह अगर हम उन्हें उद्योग धंधों की ओर तब्दील कर दें, तो ऐसी कंडीशन में वो दिन दूर नहीं कि सही मायने में हमारा देश एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रकट हो सकता है। भारत एक अमीर और संपन्न देश है, लेकिन हम अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से दोहन नहीं करते। तो यदि हम उनका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये सारा टोटल जो मैटर जाता है वो हमारे नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। लीडरशिप का ये काम है कि वो हमारे टोटल जो मानवीय संसाधन है उसको गुणात्मक दिशा देने का कार्य करे। आखिरकार जापान एक बहुत ही छोटा सा राष्ट्र है, लेकिन हम ये पाते हैं कि जापान, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज भी नहीं पाए जाते हैं, दूसरे देशों से वो खनिजों का आयात करता है। और हम ये पाते हैं कि ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में इवन वो अमेरिका से जो है compete करता है, और कई मामले में वो अमेरिका से भी आगे है। तो हमें ज़रूरत है, अगर क्या वजह है कि दिवाली हम मनाते हैं और आखिरकार जो झालर है, जो लाइट्स हैं, वो हम चाइना की यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम ये कोशिश करें कि हम प्रोफेशनलिज्म, कि हम उनको व्यावसायिक शिक्षा दें अपने विद्यार्थियों को।
अगर हम उन्हें व्यावसायिक शिक्षा देंगे तो ऐसी कंडीशन में वो छोटी मोटी सर्विसेज के लिए सड़क पर नहीं घूमेंगे। तो आवश्यकता है कि अधिक से अधिक हम व्यावसायिक, प्रोफेशनल इस तरह के कोर्सेज को रन करें और हम चाइना को सस्ती वस्तुओं का हम निर्माण करें और ना केवल हम अपने देश में बल्कि दुनिया के जो तमाम देश हैं उनमें हम निर्यात करके बहुत बड़ी मात्रा में जो है आमदनी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा ये आह्वान है कि हमारे जो भी नीति नियंता हैं वो सही मायने में इस चीज़ को देखें कि जो भारत एक अमीर देश है लेकिन उसके निवासी निर्धन हैं, तो आखिर क्या वजह है कि हमारे जो निवासी हैं, जो हमारे देशवासी हैं, वो निर्धनता का शिकार हैं। मैं ये पाता हूँ कि जो नेतृत्व है, नेतृत्व जो मूल मुद्दे देश के हैं, जो देश की समस्याएं हैं, उनसे हट करके वो ऐसे मुद्दों का चयन करते हैं जिससे एक यूनिटी नहीं बन पाती और हमारा जिन चीज़ों में फोकस होना चाहिए देश के निर्माण के लिए, आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए, हम उस दिशा में प्रयास नहीं करते। तो मेरा यही आग्रह है नीति नियंताओं से और अपने युवाओं से कि वो उद्योग धंधों की ओर आगे आएं, बिजनेस में आगे आएं। और ये बहुत सारे हैं आप उद्योग हैं जिनमें वो अपनी किस्मत को आजमाएं। कृषि से जुड़े हुए बहुत सारे परंपरागत उद्योग हैं जिनमें हमारा युवा, जो एजुकेटेड युवा है, वो संकोच जो है मानता है कि मैं एजुकेटेड हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ, तो ऐसी कंडीशन में मैं जो है ऐसे काम नहीं कर सकता कि जैसे पोल्ट्री फार्म हुआ या कैटल फार्मिंग है, इनमें वो ध्यान नहीं देते। एग्रीकल्चर, हमारा जो एग्रीकल्चर है, अगर हम ये कहें कि हमारे देश का कल्चर ही एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, हमारे जो विविध प्रकार के फेस्टिवल्स हैं वो भी एग्रीकल्चर के साथ जो है जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम सही मायने में देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। और आत्मनिर्भर कहने से हम आत्मनिर्भर नहीं बन जाएंगे, इसके लिए हमें पॉलिसीज बनानी होंगी। हमें बहुत ही सस्ते रेट में जो हमारे संसाधन हैं, खनिज संसाधन हैं, लोहा है, कोयला है ना, इनका हमें जो बहुत सारे विकसित राष्ट्र हैं वो हमसे बहुत ही कम रेट में इनका आयात कर लेते हैं और फिर हमारे ही मार्केट में उन चीज़ों से जो सेकेंडरी वस्तुओं का निर्माण करते हैं वो बहुत बड़े रेट में हमारे देश में उनका निर्यात करके बहुत बड़ी पूंजी जो है अर्जित करते हैं। तो आज ये विचारणीय प्रश्न है कि किस तरीके से, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन और विश्व व्यापार संगठन, उसके जो नियम और कायदे हैं, जो शर्तें हैं, 1995 में हमने जो WTO है उसके एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम एक तरफा पूरी तरीके से किसी पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ, हम अपने जीवन में उन वस्तुओं का उपभोग कम कर सकते हैं और इस तरीके से हम चाइना को मात दे सकते हैं। और इसके अलावा ज़रूरत ये है कि हमारी जो कंपनियां हैं वो ऐसे उत्पादों का निर्माण करें जिनका रेट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ही कम हो। अगर हम चाहते हैं कि अमेरिकन कंपनी द्वारा जो दैनिक जीवन में काम आने वाले साबुन है, पेस्ट हैं, ये सारी चीज़ों में अगर हम उन्हें compete कर सकें तो ऐसी कंडीशन में हमें उसी लेवल पर जाकर कम रेट में उत्पाद देने होंगे। तो मित्रों, आज मेरा यही मैसेज है कि हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और साथ ही साथ जो हमारी बढ़ी हुई आबादी है, आज दुनिया के जो बहुत सारे देश शक्तिशाली हैं तो हम ये पाते हैं कि उनमें आबादी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चाइना नंबर 1 है, सेकंड प्लेस हमारा है, थर्ड प्लेस पर आपका USA है। तो जो बढ़ी हुई आबादी है,
जहाँ वो उत्पादन में हमारा सहयोग कर सकती है, बिजनेस में सहयोग कर सकती है, वहीं दूसरी ओर हम एक विशाल सेना खड़ी कर सकते हैं और अपने आप को महाशक्ति कहलाने के योग्य हो सकते हैं। बढ़ी हुई जो आबादी है वो मेरी नज़र में कभी भी निरर्थक नहीं होती, बशर्ते अगर देश के जो नीति नियंता हैं उनको गुणात्मक रूप दें, उनको इस तरह की एजुकेशन दें। भाई क्या वजह है, जब चाइना में जो बढ़ी हुई आबादी है वो सस्ती वस्तुओं का उत्पाद करके हमारे मार्केट को ही नहीं बल्कि विकासशील जितने भी राष्ट्र हैं, इवन विकसित देशों में उसने अपने बाजार के मालों से पाट दिया है। इवन हमारे अपने बाजार में चाइना ने हमें क्लीन बोल्ड कर दिया है। तो ऐसे में ये विचार करने का विषय है कि आफ्टर ऑल हम किस तरीके से चाइना को केवल लफाजी और बातचीत से नहीं, सही मायने में एक अच्छी पॉलिसी का निर्माण करके, एक नीति का निर्धारण करके हम चाइना को जवाब दे सकते हैं। और मैं अपने विद्यार्थियों से खास करके आह्वान करूंगा कि वो नौकरियों के साथ साथ बिजनेस में भी अपने हाथ आजमाएं, क्योंकि बिजनेस किंग है, राजा है। बिजनेस में हम बहुत आगे तक जा सकते हैं और हम निर्यात में बहुत बड़ी पूंजी जो है देश को लाकर अपने देश भारत को एक महाशक्ति बना सकते हैं। इसी के साथ आगे के वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ और विचार शेयर करूंगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि भारत एक संपन्न राष्ट्र है। कुदरत ने इसको हर तरह के रिसोर्सेज दिए हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है देश का कि इसके बावजूद, रिसोर्सेज से संपन्न होने के बावजूद, हमारा देश एक निर्धन राष्ट्र कहलाता है, एक विकासशील राष्ट्र कहलाता है। हमें उन विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा होना है और ऐसी नीतियां बनाना है कि सही मायने में हमारा देश एक सुपर पावर बन सके। अंत में पुनः अपने वीर शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देशवासियों से आह्वान करता हूं कि हम सब चिंतन करें और सही मायने में ऐसी शक्तियां जो हमारे देश के लिए संकट का कारण बनती हैं, उनको हम बहुत ही नियोजित ढंग से और दीर्घगामी टाइम में उनको जवाब दें। क्योंकि ये कोई महीने 6 महीने की बात नहीं है, इसके लिए हमें एक लंबी नीति बनानी होगी और क्रमशः अपना जो मानवीय संसाधन है उसको गुणात्मक रूप देना होगा। अंत में जय हिंद, जय भारत।